स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी द्वारा लिखी कहानी प्यार की खातिर। जब कोई अपनी कला से प्यार करता है तो कोई भी सेवा बहुत मुश्किल नहीं दिखाई देती। ये हमारी धारणा है। ये कहानी इससे एक निष्कर्ष निकालती है, साथ ही ये स्पष्ट करेगी कि ये धारणा गलत है। तर्कशास्त्र में ये एक नई बात होगी और कहानी कहने के मामले में ऐसी उपलब्धि जो विशाल चीन की दीवार से भी कुछ कुछ पुरानी होगी। जो लाराबी मध्य पश्चिम के फ्लैट से निकला था और उसमें चित्रकला की विलक्षण प्रतिभा लहक रही थी। 6 बरस की उम्र में उसने टाउन पंप का एक चित्र बनाया जिसमें एक प्रमुख नागरिक तेजी से उसके पास से गुजर रहा था। उसका ये प्रयास फ्रेम होने के बाद एक दवा की दुकान पर बेतरतीब कतारों में लगी अनाज की बालों की बगल में खिड़की में टांगा गया था। 20 बरस की उम्र में लहराती टाई और बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर वो न्यूयॉर्क चला आया। डीलिया कारुदर्श दक्षिण के चीड़ वृक्षों के एक गांव में संगीत के सुरों में इतना अच्छा कर रही थी कि उस होनहार के संबंधियों ने खपचियां जोड़कर बने उसके हैट में इतने पैसे जोड़ दिए कि वो उत्तर में जाकर उसे संपन्न कर सके। वे उसे संपन्न करते नहीं देख सके, किंतु ये हमारी कहानी है। जो और डीलिया की मुलाकात एक कार्यशाला में हुई जहां कला और संगीत के कई अध्येता छाया, प्रकाश, प्रभाव, वागनर, संगीत, रिब्रांड के चित्र, वॉल्ट फेल, दीवारी कागज, शॉपे और उलोंग पर चर्चा करने के लिए जुटे थे। जो और डीलिया एक दूसरे पर आसक्त हो गए और कुछ ही समय में विवाह बंधन में बंध गए, क्योंकि आप ऊपर देखेंगे जब कोई अपनी कला से प्यार करता है तो कोई भी सेवा बहुत मुश्किल नहीं दिखाई देती। मिस्टर और मिसेस लाराबी ने एक फ्लैट में गृहस्थी शुरू की। ये एक एकाकी फ्लैट था। कुछ कुछ कीबोर्ड के बाएं छोर पर नीचे की ओर अंग्रेजी के अक्षर एक ही तरह, और वे खुश थे क्योंकि उनके पास उनकी कला थी और उनके पास एक दूसरे का साथ था। और मैं पैसे वाले युवक को यह सलाह देता, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बेच दो और उसे गरीब केयरटेकर को एक फ्लैट में अपनी कला और अपनी डीलिया के साथ रहने के लिए दे दो। फ्लैट वासी मेरी इस राय का समर्थन करेंगे कि केवल उनका सुख ही असली सुख है। भले ही रसोई मेज सिमट कर बिलियर्ड की मेज बन जाए, मेंटल रोइंग मशीन बन जाए, लिखने पढ़ने की खानेदार मेज एक अतिरिक्त शयनागार बन जाए, चिलमची स्टैंड एक खड़ा पियानो बन जाए, भले ही 4 दीवारें चाहे तो एक पास आ जाएं और तुम और तुम्हारी डीलिया उनके बीच आ जाएं, किंतु यदि घर और किसी तरह का हो तो वो चौड़ा और लंबा हो। गोल्डन गेट से घुसो, हैटरस पर अपना हैट टांगो, केप हॉर्न पर अपना केप और लैब्राडोर से बाहर निकल जाओ। जो महान मैजिस्टर की कक्षा में चित्रकला कर रहा था, आपको तो उसकी प्रसिद्धि पता है। उसकी फीस तगड़ी है, उसके पाठ हल्के हैं, उसकी हाइलाइट्स ने उसे मशहूर कर दिया। डीलिया अपनी पढ़ाई रोजनस्टॉक के पास कर रही थी। आपको पता है उसकी प्रतिष्ठा पियानो के पर्दे को छेड़ने वाले के रूप में कितनी अधिक है। जब तक उनके पास पैसा रहा वे बहुत खुश रहे। उनके लक्ष्य बहुत स्पष्ट, बहुत निश्चित थे। जो बहुत जल्दी ऐसी तस्वीरें बनाने योग्य हो जाने वाला था जिन्हें खरीदने के लिए पतली गलमुच्छों और मोटे बटुओं वाले सज्जन उसके स्टूडियो में एक दूसरे से झगड़ा करने वाले थे। डीलिया संगीत की जानकार और फिर उसकी अवमानना करने वाली होने जा रही थी कि जब उसे ऑर्केस्ट्रा की सीटें और बॉक्स खाली दिखाई दें, उनके टिकट न बिकें, तो उसके गले में दर्द हो जाए और वो एक निजी भोजन कक्ष में जाकर झींगा खाए तथा मंच पर जाने से मना कर दे। किंतु मेरी राय में उस छोटे से फ्लैट का घरेलू जीवन सबसे अच्छा था। दिन भर की पढ़ाई के बाद वे उत्साही चटकारेदार बातें, आराम से किए गए रात्रि भोज और ताजा हल्के नाश्ते, महत्वाकांक्षाओं का आपसी विनिमय, एक दूसरे की आकांक्षाओं से जुड़ी महत्वाकांक्षाएं या फिर अविचारणीय आपसी मदद और आकांक्षा, और मेरी कलाहीनता को नजरअंदाज कर दें, रात 11 बजे भरवा जैतून और पनीर। लेकिन कुछ समय बाद कला मंद पड़ गई। ऐसा कभी कभी हो जाता है, भले ही कोई स्विचमैन ऐसा ना करे। जैसा कि अशिष्ट लोग कहते हैं, सब कुछ जा ही रहा था, आ कुछ नहीं रहा था। मिस्टर मैजिस्टर और हेर रोजनस्टॉक की फीस देने के लिए पैसे की कमी हो रही थी। जब कोई कला से प्यार करता है तो कोई भी सेवा बहुत मुश्किल नहीं दिखाई देती। सो डीलिया ने कहा उसे अपनी संगीत की कक्षाएं छोड़नी होंगी ताकि खाना पीना चलता रहे। 2-3 दिन वो ट्यूशन की तलाश में निकली। एक शाम वो बहुत प्रफुल्लित घर लौटी। जो डियर, उसने चहकते हुए कहा, मुझे एक ट्यूशन मिल गई है। ओह, कितने प्यारे लोग हैं। जनरल A.B. पिंकनी की बेटी है, 71वीं गली में।
कैसा शानदार मकान है जो, तुम्हें सामने का दरवाजा देखना चाहिए। बाइजेंटीन, मैं सोचती हूँ तुम इसे यही बताओगे। अंदर, ओह जो, मैंने इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। मेरी शिष्या उनकी बेटी क्लीमेंटीना है। मैं अभी से उसे इतना प्यार करने लगी हूँ, बड़ी प्यारी है। हमेशा सफेद कपड़ों में रहती है और कितनी प्यारी, कितनी सादगी वाली अदाएं हैं। अभी 18 की ही तो है। मुझे हफ्ते में 3 बार पढ़ाना है। जरा सोचो तो, एक बार के $5। मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जब मुझे 2 या 3 ट्यूशन और मिल जाएंगी तो मैं हेर रोजनस्टॉक के पास अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकूंगी। अब अपने माथे की ये शिकन दूर करो जानू। आओ बढ़िया सा खाना खाएं। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ठीक है डिली, मटर के डिब्बे को काटते हुए जो ने कहा। मगर मेरा क्या? तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें पैसा कमाने के लिए परेशान होने दूंगा और खुद श्रेष्ठ कला के क्षेत्र में गुलछर्रे उड़ाऊंगा? बेन बेनू तो सेलिनी की कसम, बिल्कुल नहीं। मैं सोचता हूं मैं अखबार बेचकर या पत्थर बिछाकर $1-2 तो ला ही सकता हूं। डीलिया आकर उसकी गर्दन में लिपट गई। जो डियर, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपना संगीत छोड़ दिया है और कुछ काम करने चली गई हूं। मैं सिखाऊंगी तो खुद सीखूंगी भी। मैं हमेशा अपने संगीत के साथ रहूंगी और हफ्ते में $15 की कमाई पर तो हम किसी लखपति की तरह सुख से रह सकते हैं। तुम मिस्टर मैजिस्टर को छोड़ने का ख्याल भी मत करना। ठीक है, जो ने सब्जी की नीली लहरदार तश्तरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन मुझे नफरत है इस बात से कि तुम पढ़ाओगी। ये कला नहीं है, लेकिन तुम इसलिए कर रही हो कि वो एक अच्छी और प्यारी लड़की है। जब कोई अपनी कला से प्यार करता है तो कोई भी सेवा बहुत मुश्किल नहीं दिखाई देती। मैंने पार्क में वो जो स्केच बनाया था, मैजिस्टर उसकी तारीफ कर रहे थे, जो ने कहा। और टिंकल ने कहा कि मैं उनमें से 2 उसकी खिड़की पर टांग सकता हूं। अगर किसी पैसे वाले सही मूर्ख की नजर उन पर पड़ गई तो मैं उनमें से एक को बेच सकता हूं। मुझे विश्वास है तुम बेच लोगे, डेलिया ने प्यार से कहा। और अब आओ हम जनरल पिंकनी और इस भुने हुए मीट के लिए शुक्रिया कहें। अगले पूरे सप्ताह लाराबी दंपति ने सुबह जल्दी नाश्ता किया। जो भोर के प्रभाव वाले उन स्केचों को लेकर उत्साहित था जो वो सेंट्रल पार्क में बना रहा था, और डीलिया उसे नाश्ता कराकर, लाड़ दिखाकर, प्रशंसा करके और चुंबन के साथ 7 बजे रवाना कर देती। कला एक व्यस्त रखने वाली मालकिन है। शाम को जब वो लौटता तो अधिकतर 7 बज जाते थे। सप्ताह के अंत में डीलिया ने प्यार से, गर्व के साथ, किंतु थके हुए विजयी भाव से फ्लैट की 8 बाई 10 फीट की बैठक की 8 बाई 10 इंच की सेंटर टेबल पर $5 के 3 नोट उछाले। कभी कभी, उसने कुछ थकान के साथ कहा, क्लीमेंटीना मेरा इम्तिहान ले लेती है। मुझे लगता है वो पर्याप्त अभ्यास नहीं करती। मुझे एक ही बात उसे बार बार बतानी पड़ती है। फिर वो हमेशा पूरे के पूरे सफेद कपड़ों में ही रहती है। ये इतना नीरस हो जाता है। लेकिन जनरल पिंकनी बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं। काश तुम उन्हें जान पाते जो। कभी कभी जब मैं क्लीमेंटीना को पियानो सिखा रही होती हूँ तो वो वहां आ जाते हैं। पता है, वो विधुर हैं। वहां खड़े होकर अपनी बकरा छाप दाढ़ी नोचते रहते हैं। सेमी क्वेवर्स और डेमी सेमी क्वेवर्स कैसे चल रहे हैं, ये वो हमेशा पूछते हैं। काश तुम बैठक में दीवार पर लगी वो पैनलिंग देख पाते जो। वे अस्त्रा खान गलीचे और क्लीमेंटीना कितने मजे में हल्के से खांसती है। मैं सोचती हूँ वो जैसी दिखती है उससे ज्यादा अच्छी है। ओह, मुझे सचमुच उससे लगाव सा होता जा रहा है। वो इतनी सभ्य और सुसंस्कृत है। जनरल पिंकनी के भाई कभी बोलीविया के मंत्री होते थे। और फिर जो ने किसी मोंटे क्रिस्टो के अंदाज में एक 10 का, एक 5 का, एक 2 का, फिर 1 का नोट, सभी असली खरे, निकाला और उन्हें डीलिया की कमाई के पास रख दिया। वाटर कला में बनाई चौकोर स्तंभ की वो तस्वीर मैंने पियोरियो के एक आदमी को बेच दी, उसने उमंग से छलकते हुए बताया। मजाक मत करो, डीलिया ने कहा। पियोरियो का तो नहीं हो सकता। हाँ, पियोरियो से ही आया था वो। काश तुम उसे देख पाती। मोटा सा था, ऊनी मफलर डाले, चिड़िया के पर की दांत कुरेदनी थी उसकी। उसने टिंकल की खिड़की पर वो स्केच देखा और पहले तो उसने सोचा ये पवन चक्की है। हालांकि वो आसान शिकार था और उसने इसे खरीद ही लिया। उसने एक और तस्वीर का, लाकावाना के माल गोदाम का ऑयल में स्केच बनाने का ऑर्डर दिया है, जिसे वो अपने साथ ले जाएगा। संगीत की कक्षाएं, ओह, मैं सोचता हूं कला इसमें अभी भी है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इसे छोड़ा नहीं, डीलिया ने दिल से कहा। तुम्हारी जीत पक्की है डियर। $33। हमारे पास खर्चे के लिए इतना पैसा कभी नहीं रहा। आज रात हम ऑयस्टर खाएंगे और शैम्पियों के साथ फिलेमियो, जो ने कहा। जैतून का फॉर्क कहाँ है?
अगले शनिवार की शाम जो पहले घर पहुंचा। उसने अपने $18 बैठक की मेज पर बिछा दिए और अपने हाथ पर से ढेर सारा गाढ़ा रंग धोया। आधे घंटे बाद डीलिया आई। उसके सीधे हाथ पर बेढंगी पट्टियां और चीथड़े लिपटे हुए थे। ये कैसे हुआ? जो ने रोज की तरह अभिवादनों के आदान प्रदान के बाद पूछा। डीलिया हंस दी, लेकिन उसकी हंसी में बहुत उल्लास नहीं था। उसने बताया, क्लीमेंटीना ने पढ़ने के बाद एक वेल्श रैबिट पनीर को पिघलाकर बनाए गए एक व्यंजन की जिद पकड़ ली। बहुत ही अजीब लड़की है वो। तीसरे पहर 5 बजे वेल्श रैबिट। जनरल वहीं थे। तुम उन्हें उस गरम पैन के साथ दौड़ते देखते जो जैसे घर में कोई नौकर ही न हो। मुझे पता है क्लीमेंटीना की सेहत ठीक नहीं है, वो इतनी घबराई रहती है। उसने उस गरम उबलते हुए वेल्श रैबिट को परोसते समय ढेर सारा मेरे हाथ और कलाई पर गिरा दिया। बहुत दर्द हुआ जो, और वो प्यारी बच्ची इतनी दुखी हुई। लेकिन जनरल पिंकनी, जो वो बुढ़ऊ तो जैसे पागल ही हो गए। वो दौड़कर नीचे गए और उन्होंने किसी को तहखाने में, किसी भट्टी वाले को या किसी और को दवा की दुकान से तेल और पट्टियां लाने भेज दिया। अब इसमें इतना दर्द नहीं हो रहा। ये क्या है? जो ने डीलिया के हाथ को कोमलता से पकड़ते हुए और पट्टियों के नीचे निकल रहे कुछ सफेद चीथड़ों को खींचते हुए कहा। ये कोई मुलायम चीज है, डीलिया ने कहा, जिस पर तेल लगा था। ओह जो, क्या तुमने एक और स्केच बेचा है? उसने मेज पर रखे पैसे देख लिए थे। बेचा? जो ने कहा, जरा पियोरियो के उस आदमी से पूछो। आज उसे उसका गोदाम मिल गया। उसे पार्क का एक और दृश्य और हडसन का भी दृश्य चाहिए। आज तीसरे पहर किस समय तुम्हारा हाथ जला था डिली? 5 बजे शायद, डिली ने दुखी होते हुए कहा। वो स्त्री, मेरा मतलब है रैबिट लगभग उसी समय आग से निकला था। तुम जनरल पिंकनी को देखते जो, जब। एक पल यहां बैठो डिली, जो ने कहा। उसने डीलिया को दीवान पर खींच लिया, उसकी बगल में बैठ गया और डीलिया के कंधों पर अपना हाथ रखा। पिछले 2 हफ्ते से तुम क्या कर रही हो डिली? उसने पूछा। उसने 1-2 पल तो इस स्थिति का निडरता से सामना किया। उसकी आंखों में प्यार था और हठ भी। उसने जनरल पिंकनी के बारे में अस्फुट स्वर में 1-2 बातें कहीं, लेकिन आखिर उसका सिर झुक गया, सच्चाई बाहर आ गई और आंसू भी छलक पड़े। मुझे कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं मिली, उसने सच बता दिया। और ये मैं होते देख नहीं सकती थी कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो। मैंने 24वीं गली की उस बड़ी लॉन्ड्री में कमीजों पर इस्त्री करने का काम पकड़ लिया है। मैं सोचती हूँ मैंने जनरल पिंकनी और क्लीमेंटीना दोनों की कहानी खूब अच्छी गढ़ी, क्यों जो? और आज तीसरे पहर जब लॉन्ड्री में एक लड़की ने मेरे हाथ पर एक गरम इस्त्री रख दी, तो घर लौटते समय पूरे रास्ते में वेल्श के रैबिट की वो कहानी गढ़ती आई। तुम गुस्सा तो नहीं हो जो? और अगर मुझे काम ना मिला होता तो तुम भी पियोरियो के उस आदमी को अपनी स्केच नहीं बेच पाते। वो पियोरियो का नहीं था, जो ने धीरे से कहा। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ का था। तुम कितने होशियार हो जो, मुझे किस करो जो। और तुम्हें ये शक कैसे हुआ कि मैं क्लीमेंटीना को संगीत नहीं सिखा रही? मुझे आज रात तक शक नहीं हुआ था, जो ने कहा। मुझे तब भी शक नहीं होता, बस मैंने आज तीसरे पहर अपने इंजन रूम से ऊपर एक लड़की के लिए ये बेकार चीथड़े और तेल भेजा था, जिसका हाथ इस्त्री से जल गया था। मैं उस लॉन्ड्री में पिछले 2 हफ्ते से इंजन में ईंधन देने का काम कर रहा हूँ। तो तुमने वो नहीं? प्योरियो का मेरा खरीदार, जो ने कहा, और जनरल पिंकनी दोनों उसी कला की रचनाएं हैं, लेकिन तुम इसे चित्रकारी या संगीत नहीं कह सकती। और वे दोनों ही हंस पड़े और जो ने कहना शुरू किया। जब कोई अपनी कला से प्यार करता है तो कोई भी सेवा। लेकिन डीलिया ने उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। नहीं, वो बोली, बस यही कहो कि जब कोई प्यार करता है